माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 अंग्रेजी मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो भी 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे वो इसी में से देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी यह प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में बटा हुआ है। सेक्शन ए कंटेन्स एमसीक्यूएस, यानी सेक्शन ए में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में जो है इंडिकेटेड जो है आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर से। वो आपके बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दें तो आपके 20 नंबर बड़े आसानी से मिल सकता है। तो इसमें जो है एक पैसेज मिलेगा सेक्शन ए में, एमक्यूएस पैसेज में आपका एक अनसीन पैसेज होगा जो अपठित गद्यांश से होता है। आपकी बुक का नहीं होता ये, बल्कि बाहरी किसी बुक से ही ले लिया जाता है। ठीक है, इसमें एक पैसेज दिया जाएगा जिससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। आपको इसी प्रश्न में पैसेज में से जो है छांट के आंसर देना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस पैसेज को देखते हैं। पैसेज तो बहुत बड़ा है, देखने में आपको लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा क्या करेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, यानी यह प्रश्न जो है किस टॉपिक से या किस तरह से पूछा गया है, उसी अनुसार हम लोग उस पैसेज को खोजेंगे। चलिए प्रश्न 2 को देख लें, किस तरह का प्रश्न पूछा है कि व्हाट वाइज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडस सिटीज। इंडस माने होता सिंधु, इंडस वैली यानी सिंधु सब घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट वाज सरप्राइजिंग एस्पेक्ट। एस्पेक्ट माने पहलू होता है, यानी क्या आश्चर्यजनक पहलू क्या थी आप इंडस सिटी यानी सिंधु शहर की। सिंधु शहर की जो है आश्चर्यजनक पहलू क्या थी। सिटी प्लानिंग, ब्यूटीफुल विलेज, क्लीन टाउन्स, बिग रूम्स। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप पैराग्राफ पे, तो क्या लिखा है, द मोस्ट एस्टोनिजिंग एस्पेक्ट। उसी को एस्टोनिजिंग को सरप्राइजिंग भी बोलते हैं, इसका मतलब आश्चर्यजनक, यानी द मोस्ट एस्टोनिशिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडस सिटीज वाज देयर एडवांस्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। क्या लिखा है आपका, देखिए यहाँ पे टाउन प्लानिंग यानी शहर। आप पढ़े होंगे सिंधुगाड़ी सभ्यता में, क्योंकि सिंधुगाड़ी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, नगर बनाने की योजना, या आप कह सकते हैं शहर नियोजन। तो यहाँ से आपको देखे सिटी, तो टाउन माने भी शहर होता है, सिटी माने भी शहर। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग लिखा है, तो यहाँ पे देखें आपका सिटी प्लानिंग सही हो जाएगा, क्योंकि टाउन और सिटी एक ही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी सिंधु शहर की जो आश्चर्यजनक पहलू थी वो सिटी प्लानिंग, या आप कह सकते हैं टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, नगर शहर नियोजन बनाने की, क्योंकि सिंधुगाड़ी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि द लिव्स ऑफ द इंडस पीपुल, यानी सिंधु लोगों के जीवन है वेयर फुल ऑफ। सिंधु लोगों के जीवन भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, तो देखेंगे हम लोग सेंटेंस में। तो सेंटेंस में आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, देखें, द इंडस पीपुल डिड नॉट लैक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन आर कलर। ठीक है, इन देयर डेली लिव्स। ठीक है, लिखा है इंडस पीपुल यानी सिंधु लोग जो है डू नॉट लैक, यानी अभाव नहीं होता था उनका, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन आर कलर, यानी कलात्मक कल्पना या रंग, देयर डेली लिव्स माने अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है तो उनका जीवन क्या भरा था, द लिव्स ऑफ इंडस पीपुल वेयर फुल ऑफ। तो आप देखेंगे आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस आर कलर। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस आर कलर। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टर्बेंस है, सारो एंड ग्रीफ है, मिस हैपनिंग है। तो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो जीवन था वो आर्टिस्टिक, कलात्मक और जो है कल्पनापूर्ण या रंग से भरा हुआ था, क्योंकि सिंधुगाड़ी सभ्यता में कलात्मक ढंगी जो हैं बहुत प्रचलित थी। तो ये रहे आपके प्रश्न। इसी तरह से आपको जो है प्रश्न को पढ़ लेना है, और प्रश्न के हिसाब से आप पैराग्राफ देखेंगे, आपको सटीक आंसर मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, फॉर वाटर सप्लाई, यानी पानी की आपूर्ति के लिए
पीपल ऑफ द इंडस, यानी इंडस यानी सिंधु के लोग यूज्ड माने उपयोग करते थे। पानी की आपूर्ति के लिए सिंधु के लोग क्या उपयोग करते थे? वेल्स माने कुआं उपयोग करते थे, कि झील का यूज, कि कैनल नहर का, या टैंक का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस पैराग्राफ में, तो क्या लिखा है यहाँ से देखें। विच वेयर कनेक्टेड ए सिस्टम ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स माने तो नाली, विच followed the routes of the street punctuated by manholes, gutters and wells। तो आपको क्या देखने को मिला? वेल्स। वेल्स माने क्या होता है? कुआं। जो पानी की सप्लाई होती थी यहाँ पे किस किस चीज़ से होती थी? मैनहोल्स, गटर, नाले से होती थी, और ड्रेन्स भी था। क्या था यहाँ पे? ड्रेन माने नाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका कैनल तो नहर है, चूँकि नाली होना चाहिए। टैंक भी वहाँ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे लेक भी नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे वेल्स सही हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वेल्स लिखा है। आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान लगा के, द हाउसेज कंटेन्ड बाथरूम एंड ऑफन ब्रिक्स लेबोरेटरीज विच वेयर कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ ड्रेन्स, यानी नाले से वो जुड़े हुए थे। विच फॉलोड द रूट्स ऑफ द स्ट्रीट पंक्चुएट बाई मैनहोल्स, गटर एंड वेल्स, यानी गटर माने नाला होता है, वेल्स माने कुआं, मैनहोल्स दिया, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे लेक तो यहाँ पे है नहीं, कैनल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टैंक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ वेल्स होगा तो वेल्स। ठीक है, तो जो सिंधु नगर में जो पानी की सप्लाई होती थी, आपूर्ति होती थी, वो कुओं से होती थी। तो ये रहे आपके 3 प्रश्न जो आपके अपठित गद्यांश से पूछे गए। इसी तरह से आपको जो है पैराग्राफ को ध्यान से देख लेना है, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी को आप लोग खोजेंगे, बड़ी आसानी से जो है आपके आंसर मिल जाएंगे। आपको कम समय भी में ही, आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और कम समय में आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 से 8 में आपको जो है कुछ यहाँ पे लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको सही आंसर दे जो है चुनने हैं। सी हैज बीन हर्ड सिंस एट लास्ट नाइट। ठीक है, तो वह जो है वह परिश्रम कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे वर्क भरना है, तो यहाँ पे वर्क के साथ हार्ड होता है। वर्क हार्ड मतलब परिश्रम करना, यानी वह परिश्रम कर रही थी पिछले रात से, वह पिछले रात से परिश्रम कर रही थी। तो आपको ध्यान रखना है, हैज बीन आया है, जब भी हैज बीन आए तो आपको क्या करना है? कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये होते हैं परफेक्ट के साथ कंटीन्यूअस टेंस होता है। आपको यहाँ से ध्यान देना है, जब आपको हैज बीन मिल जाए, या हैव बीन मिल जाए, या हैड बीन आ जाए, इसके साथ अगर बीन आता है तो आप लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्किंग है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम वेंट टू ए शॉप, राम दुकान पे गया। चेंज इनटू फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट माने होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल की पहचान क्या होती है? विल और शैल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें विल है। ठीक है, और जब भी आएगा विल शैल तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये मॉडल वर्ब आते हैं। तो आपको फ्यूचर इंडिफिनिट बताना है, तो राम विल गो टू ए शॉप, यही ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ भी विल है, यहाँ विल है, तो विल वाले सही होंगे। फ्यूचर में विल का यूज करते हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विल नहीं लिख रहा है। यहाँ पे विल है, यहाँ विल भी है, तो विल भी गोइंग आईएनजी लगा है तो कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन आपको फ्यूचर इंडिफिनिट बताना है, तो विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। राम विल गो टू ए शॉप, राम बाजार जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइन रेखांकित किए गए हैं नीचे, उनको जो है बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो देखें, ही विल राइट ए सेंटेंस डेली, वह प्रतिदिन जो है एक सेंटेंस लिखेगा। ठीक है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो अंडरलाइन, तो यहाँ पे राइट माने लिखना एक वर्ब होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो यह वर्ब है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रिगार्डिंग द वर्ड, यानी जो है एक सेंटेंस दिया गया है उसको जो है क्रम व्यवस्थित करके आपको लिखना है। लिखा, मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो इसका हमने जो है रिगार्डिंग का 2 पार्ट का वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, बहुत काफ़ी जो हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लीज उलीज है तो उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अगर प्लीज है तो उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा प्लीज। फिर यहाँ पे देखें,
यहाँ पे सब्जेक्ट कहीं नहीं दिख रहा है। जब सब्जेक्ट ना दिखे तो वर्ब से स्टार्ट करो, तो प्लीज हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे गिव मी, क्या हो जाएगा, प्लीज के बाद गिव आ जाएगा, क्योंकि प्लीज सबसे पहले आता है और वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द सही रूप से सही है, पूरी तरह से सही है। यहाँ पे मिस स्पेल्ड भी देखने को मिलेगा और करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेल्ड है यानी 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो कॉन्सेप्ट देख लें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपका रियल है इस तरह से। अगर कहीं पे किसी शब्द को पढ़ने में सी लिखा हो, सी आ रहा हो, ठीक है, तो सी को हम लोग सी से बनाएंगे और सी के बाद जब भी आएगा वहाँ पे ई आएगा फिर आई आएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी चीज़ों के लिए आई पहले आएगा और ई बाद में आएगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, यहाँ पे देखें बिलीव, बिलीव में क्या होता है, BELIEV, यहाँ पे IE पहले आ गया, ठीक है। तो यही सही है, क्योंकि बाकी देखें बिलीव जो ल है यह सब तो है नहीं, यहाँ पे EI है, EI किसके साथ आता है, सी के साथ, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी की जब आएगा तो सी के बाद क्या आएगा, EI आएगा, तो यहाँ पे सी के बाद IE है, ये भी गलत हो जाएगा। सी के बाद IE है, ठीक है। तो जब सी दिखने को मिले तो सी के बाद क्या आना चाहिए, EI मिलना चाहिए। तो सी के बाद कहीं EI नहीं मिल रहा है बल्कि IE मिल रहा है, तो बाकी तीनों गलत हैं। ये बिलीव का स्पेलिंग सही है, BELIEV, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी पैसेज को, पद्यांश को पढ़ना है, पढ़ के जो है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले देख लें क्या है ये पार्ट, आपकी प्रोज से देखने को मिलेगा 2 प्रश्न का। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जो है धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका जो है आत्मविश्वास था। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही है रिक्वेस्ट, ना ही वह अस्वीकार कर सकते हैं जो उसने भगवान से प्रार्थना किया था। ये प्रश्न लेंचो का है। आपको पता है कि लेंचो जो है उसका खेत जो है बारिश से, ओलों से बर्बाद हो गया था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है अगली फसल बोने के लिए जो है भगवान को पत्र लिखा था और पत्र में 100 पीसोज मांगा था, जिसमें से उसे 70 पीसोज केवल मिला था और 30 पीसोज नहीं मिला था। तो वो सोचा कि यह 30 पीसोज जो है डाक खाने के कर्मचारी ले लिए होंगे, ठीक है। तो यही प्रश्न था आपका। यहाँ पे देखेंगे किस तरह से प्रश्न पूछा है। व्हाई डिड लेंचो नॉट शो एनी सरप्राइज, क्यों जो है लेंचो कोई भी जो है आश्चर्य नहीं प्रदर्शित किया। व्हेन ही फाउंड द मनी इन द लेटर, जब वह पत्र में जो है पैसे पाया। जब लेंचो पत्र में लिफाफे में पैसे पाया तो वह आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। तो उसका ऑप्शन है फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। फेथ इन पोस्टमैन, पोस्टमैन पर विश्वास। फेथ इन पोस्ट ऑफिस स्टाफ, डाक खाने के कर्मचारियों पर विश्वास। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका जाएगा ए पे, फेथ इन गॉड, यानी उसका भगवान में विश्वास था, इसलिए उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि ये पैसे जो है भगवान ने भेजा है। अगला है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हुआ। फाइंडिंग लेस मनी, कम धन पाकर। फाइंडिंग द एनवेलप टॉर्न, फटे लिफाफे पाकर। थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस, यानी यह सोचकर कि पोस्ट ऑफिस स्टाफ की डाक खाने के कर्मचारी वुड हैव स्टोलन द मनी, पैसे चुरा लिए होंगे। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका जाएगा सी पे। वह क्यों दुखी नाराज हो गया, उसे वह सोच इसलिए जो है नाराज हो गया। थिंकिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी यह सोचकर कि पोस्ट ऑफिस की कर्मचारी जो हैं पैसे को चुरा लिए हैं। 100 पीसोज के बदले 70 मिला है, यानी 30 पैसे जो हैं 30 पीसोज चुरा लिए हैं, इसलिए वह नाराज हो गया। और दोनों चीज़ें सही है कि फाइंडिंग लेस मनी, कम धन पाकर भी वह नाराज हो गया, लेकिन मेन उत्तर ये है कि कम धन कैसे क्यों पाया था, उसको लगा था कि जो है कि डाक खाने के कर्मचारी बाकी पैसे चुरा लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 से 13 में। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, सही आपको विकल्प चुनना है और प्रश्न का उत्तर देना है।
विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, यह नेल्सन मंडेला पार्ट से लिया गया है। प्रोज का लेसन नंबर 2। आप जानते होंगे नेल्सन मंडेला के बारे में कि साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के वह इकलौते जो अश्वेत राष्ट्रपति हुए थे। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी जो है मंडेला ज्वाइन जुड़ी थी? अफ्रीकन डेमोक्रेसी पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन फार्मर्स पार्टी। तो नेल्सन मंडेला ज्वाइन किए थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसका हमने वीडियो बनाया है, आप लोग उसको जाके देख लें। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यानी एक पत्र भगवान के नाम, इस पाठ के लेखक कौन है? यानी फ्रैंक है, जेएल फिंड्स हैं, लोकेस अब्राल, एंटम चेक्यो, तो जेएल फिंड्स हैं। ठीक है, ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? जेएल फिंड्स हैं। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज रिटन इन ले लिटरेरी जनरल कार्ड, यानी जो डायरी यंग गर्ल के नाम से, यानी एक युवा लड़की की जो डायरी थी वह मुख्यतः जो है सामान्यतः किस नाम से पुकारे जाते हैं? जर्नल, मेमोरायर, ऑटोबायोग्राफी, डायरी। आंसर जाएगा आपका सी पे, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा या जीवनी, जो खुद के जीवन के ऊपर लिखा गया होता है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी या जीवनी बोलते हैं। तो अन्य फ्रैंक के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, इसलिए वह अपना अकेलेपन दूर करने के लिए एक डायरी लिखी जिसका नाम था किट्टी। वह अपनी कहानी को उसमें लिखी थी, इसलिए इसको ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, जीवनी या आत्मकथा। अब आते हैं, यह जो है आपकी पोएट्री का प्रश्न है, एक स्टैंजा पोएट्री का भी देगा और उससे प्रश्न पूछा जाएगा। लिखा है द वे ए क्रू डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो ए हेमलैक ट्री, ये पढ़े होंगे। द डस्ट ऑफ स्नो पार्ट का ये है पोयम। इसमें एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ पे बैठा रहता है जिस पे बर्फ़ के कण गिरे होते हैं। वह बर्फ़ के कण जो है वह गिरा देता है किसके ऊपर? कवि के ऊपर, जो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा होता है। तो लिखा है द वे ए क्रो, एक कौवा, डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर गिरा देता है, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, ए हेमलक ट्री माने एक धतूरे के पेड़ से। यानी कवि कहता है कि एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिरा देता है। अब प्रश्न क्या पूछा है? हु वाज सिटिंग इन द ट्री, यानी ऑन द ट्री होना चाहिए, यानी जो है पेड़ पे कौन बैठा था? कुक्कू कोयल, क्रो कौवा, रेविन, स्पैरो गौरैया। तो जो है यहाँ पे पाठ स्पष्ट लिखा है क्रो, यानी वो पेड़ पे कौन बैठा था? कौवा बैठा था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, यहाँ पे कवि कहाँ खड़ा था? तो कवि खड़ा था हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ के नीचे। तो अंडर द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे, अंडर मैंगो ट्री, आम के पेड़ के नीचे, अंडर द नीम ट्री, नीम के पेड़ के नीचे, या पीपल के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री है तो अंडर ए हेमलॉक ट्री। बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ के आधार पे जो है, इस पाठ के समझ के आधार पे, इन द बुक मोमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है जो बहुविकल्पी टाइप का होगा। इसमें से देखें, द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रेज डॉग, यानी श्रीमती पम्फ्रे के कुत्ते का क्या नाम था? आप पढ़े होंगे, ट्रिकी था। ठीक है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी पार्ट का ये है प्रश्न, जिसमें कुत्ता होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है, वह जो है उसको कौन सी प्रॉब्लम होती है? वोमिटिंग प्रॉब्लम, उल्टी की समस्या। तो श्रीमती पम्फ्रे के कुत्ते का क्या नाम था? टॉमी, राज, जोए, ट्रिकी। तो ट्रिकी था, क्या था? ट्रिकी। अगला है द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी, चोर की कहानी की जो कहानी का जो नरेटर था, वर्णन करता था, उस कहानी को बताने वाला कौन था? अनिल था, एंड ओल्ड मैन, हरी सिंह, यानन। तो द थीप ऑफ स्टोरी में कहानी का जो वर्णन कर रहा था वो हरी सिंह था, जिसमें हरी सिंह चोर था, उसकी उम्र 15 वर्ष की थी। ठीक है, अगला है ग्रिफिन चैप्टर का, जिसमें यह ग्रिफिन एक वैज्ञानिक रहता है जो कुछ अदृश्य, कुछ दवा खा के जो है अदृश्य हो जाता है, गायब। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसका पाठ का नाम है। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था, बट ही वाज, लेकिन वह क्या था? लॉलेस पर्सन, ला अवेंडिंग पर्सन, गुड आर्टिस्ट, नन सेंस फेलो। तो वह ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इसके साथ साथ क्या था? लॉलेस पर्सन, कानून विरोधी भी व्यक्ति था। यहाँ से ऑप्शन पूछा जाता है, ग्रिफिन वाज ए, ग्रिफिन था ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि ग्रिफिन जो है विद्वान था, ब्रिलियंट, लेकिन उसके साथ लॉलेस पर्सन, कानून विरोधी भी था, कानून को नहीं मानता था।
अगला है हु कैन बी रॉब्ड इजिली, किसे आसानी से लूटा जा सकता है। ए ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को। ए रिच पर्सन, धनी व्यक्ति को। ट्रस्टेड पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति को। एक केयरलेस पर्सन, लापरवाह व्यक्ति को। तो लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है, ठीक है। और किसको लूटना आसान होता है, तो ग्रीडी फेलो यानी लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। और लापरवाह व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि किसको लूटना कठिन होता है, तो केयरलेस यानी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न, अनिल मेड मनी वाई, ठीक है। अनिल जो है पैसे लाता था, बनाता था, वर्किंग हार्ड परिश्रम करके, अर्निंग कमीशन, कमीशन के द्वारा, या फाउल वे, या फिट्स एंड स्टार्ट। इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो है, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, ठीक है। इसको डेली पैसे नहीं मिलते थे, किसी किसी दिन जो इसको पैसे मिल जाया करते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आप इसका अध्ययन करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।